सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो एक संविदा भर्ती आई है और उस भर्ती का जो उन्होंने पद नाम दिया है टीचिंग एसोसिएट, उससे संबंधित हमारा सेशन रहेगा। क्योंकि जैसे इसका एडवर्टाइजमेंट आता है और 5 मई से इसके फॉर्म शुरू हो जाते हैं और ये फॉर्म है वो 3 जून तक भरे जाएंगे। तो बीच में जब बच्चे फॉर्म भर रहे थे तब उनको छोटी छोटी समस्याएं आ रही थी और कईयों ने क्या विज्ञप्ति नहीं पढ़ी है, एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ा है, तो वहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन कौन जो स्टूडेंट है वो इसमें एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है ना। तो जितनी भी जो समस्याएं आ रही थी फॉर्म भरने से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे और इसकी योग्यता को लेकर के डिस्कशन करेंगे। क्योंकि और तो बच्चों को पढ़ लिया था, समझ में आ गया था, लेकिन ये जो 2 बिंदु मुख्यतः है इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी योग्यता पर अगर हम बात करें कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखो अलग अलग उन्होंने जो सेक्शन है या वर्ग है वो डिसाइड कर रखे हैं। आर्ट्स वर्ग है, साइंस वर्ग है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज वाला है, अलग अलग लोग का है। तो इसमें देखो आपके पास में एक तो एमए होनी चाहिए। ठीक है ना। एक तो आपके पास एमए होनी चाहिए और एमए के साथ में जैसे साइंस वाले हैं उनके एमएस से चल जाएगा और जो कॉमर्स वाले हैं उनके एमकॉम चल जाएगा। तो एक तो ये है इन तीनों में, और इसके साथ में ही इनमें 55% कंपलसरी है। तो फॉर्म वही भर सकता है जिनके 55% है। लेकिन इसमें भी उन्होंने जो कैटेगरी है चाहे SC ST, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट और देखोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो उनको उन्होंने 5% की छूट दे रखी है। ठीक है। तो वो 50 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। MA प्लस इसमें क्या चाहिए आपको, या तो आपका नेट हो और या फिर पहले जो स्लेट होता था वो हो, या फिर जो सेट है वो हो, और या फिर जो CSIR साइंस वालों के लिए नेट हो, वो आपके पास से कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है। अब अगर ये 2 डिग्रियां अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल है और फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इनके पास किसी स्टूडेंट के पास में ये डिग्री नहीं है, नेट, स्लेट, CSIR, नेट, तो फिर उनको कहाँ छूट मिल सकती है? उनको यहाँ छूट है कि अगर उनके पास में ये डिग्री नहीं है तो उनके पास PhD होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन PhD में भी उन्होंने कंडीशन रख रखी है कि PhD आपकी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो UGC की उस लिस्ट में शामिल हो, उसके साथ साथ में उसमें आपका ओपन वाइवा हो, ओपन वाइवा के साथ साथ में आपके 2 पेपर प्रेजेंट हो। ठीक है। नेशनल सेमिनार या इंटरनेशनल सेमिनार, और 2 पेपर आपके पब्लिश हो। ठीक है। और उसमें भी एक आपको रेफरेंस जर्नल में पब्लिश होना जरूरी है। ठीक है। तो ये सारी बातें कैसे पता चलेगी, इससे संबंधित आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से, या तो रजिस्ट्रार और या फिर डीन वो आपको सर्टिफाइड करके देगा। और आपकी जो PhD है वो UGC के जो नॉर्म्स है, जो नियमावली है, एक तो 2009 की या फिर 2016 की, उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। अगर आपके पास MA प्लस नेट है और जो शर्तें दे रखी है PhD को लेकर के, अगर उनको आप कंप्लीट करते हो तो आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है ना। चाहे फिर आपके पास में ये नेट, स्लेट, सेट, CSIR नेट हो, नहीं हो तो भी चल जाएगा, आपको इसमें एग्जम्प्ट छूट यानी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो थी इसकी योग्यता को लेकर के। क्योंकि स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे तो सोचा इस पर एक सेशन ले लेते हैं ताकि बता देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है ना। या तो आपके पास MA, MSc, MCOM और साथ में PhD होनी चाहिए। अगर आपके पास PhD नहीं है तो फिर आपके पास MA, MSc, MCOM और प्लस नेट, स्लेट, सेट या CSIR नेट होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे और आप फॉर्म में भर सकते हो। लेकिन समस्या ये भी आ रही है क्योंकि इसमें इन्होंने भी जब एडवर्टाइजमेंट जारी करा है तब उसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें अपियरिंग वाला भी एलिजिबल माना जाएगा। कौन एलिजिबल माना जाएगा? अपियरिंग वाला भी इसमें एलिजिबल माना जाएगा।
अब अपीयरिंग वाला किसको मानते हैं हम? उनकी परिभाषा में अगर सरल शब्दों में देखें तो जिस दिन आपका एग्जाम हो ये, उस दिन तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कई स्टूडेंट अपीयरिंग का ये मतलब मान लेते हैं कि जैसे एमए प्रीवियस में है तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अपीयरिंग में नहीं है। लास्ट सेशन या तो लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट सेशन में आपका एडमिशन होना जरूरी है, और अगर आपके पास उसका प्रूफ है तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो विशेष तौर से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। अपीयरिंग में कौन है? या तो जैसे कोई बच्चा है एमए कर रहा है, या फिर एमएससी कर रहा है, या फिर एमकॉम कर रहा है, या फिर अदर जो उन्होंने मांग रखी है लॉ वगैरह वाले में, और उसमें अंतिम वर्ष में उसने प्रवेश ले लिया हो लेकिन उसका एग्ज़ाम होना बाकी है, कई जगह एग्ज़ाम हो गया तो उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो वो इसमें अपीयरिंग में काउंट करे जाएंगे, क्योंकि फॉर्म में भी उन्होंने डाल रखा है कि या तो अपीयरिंग वाला और या फिर वो रिजल्ट अवेटेड। अगर ये है आपके पास तो आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे और फॉर्म भर सकते हो। जो समस्या आ रही थी मेन फॉर्म भरने में वो यही समस्या आ रही थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एमए कंप्लीट कर रखे लेकिन उनके पास नेट नहीं है और पीएचडी नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि सर हमने अब की बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है, जो कि जून वाला जो अभी एग्ज़ाम होगा ना उसके फॉर्म चल रहे हैं, तो अंतिम डेट शायद अब तो निकल गई होगी, बीच में आई थी, बीच में बढ़ाई भी थी उसको, लेकिन जो स्टूडेंट उसमें फॉर्म भर देते हैं अगर उस एग्ज़ाम में, तो वो इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। और जब आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते समय आपके पास विकल्प आता है कि आपका रिजल्ट अवेटेड है तो उसमें अवेटेड वाले पे क्लिक करो, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग वाले पे क्लिक करो, और उसके साथ में ही अगर आपके पास रिजल्ट अवेटेड या अपीयरिंग है तो उसका प्रूफ देना होगा आपको, जो आपने फॉर्म अप्लाई करा है उसका। जैसे अगर किसी का नेट नहीं है तो उसको जो भरा हुआ नेट का फॉर्म है वो वहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर जिसका एमए कंप्लीट नहीं है तो जिसने एमए का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया या एमए में प्रवेश लिया उसका अगर उन्होंने उसमें जिक्र कर दिया या फिर कोई प्रूफ दे दिया फॉर्म भरने का, तो वहाँ पर वो अपलोड कर सकता है, उसकी पीडीएफ बन करके अपलोड होगी। तो स्टूडेंट उस निश्चित साइज में, क्योंकि वो तो ई मित्र वाले भरते हैं ऑलमोस्ट फॉर्म, तो वो कर देंगे, उसको एडजस्ट करके वहाँ पर अपलोड कर देंगे, लेकिन उनको बताना होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर मांगते हैं कि आपकी डिग्री अपलोड करो, आपकी नेट की डिग्री अपलोड करो, तो कुछ विद्यार्थी है जिन्होंने नेट की डिग्री कंप्लीट नहीं करी, वो कहाँ से अपलोड करेंगे वहाँ पर। तो फिर उनके लिए भी उन्होंने मौका दिया है, अपीयरिंग वालों को भी इसमें उन्होंने शामिल करा है, ठीक है ना। कुछ मित्र वाले हैं स्टूडेंट जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, उनको और वो कह देते हैं नहीं आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपके पास तो नेट की डिग्री नहीं है, तो आप उनको बता दो ये चीज़, और जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो उनको पढ़ा दो आप एक बार कि सर इस एडवर्टाइजमेंट में ये अपीयरिंग वाली बात लिखी हुई है, उसमें उनको बता दो। मैं दो चीज़ कह रहा हूँ आपको ऑप्शन में, एक तो रिजल्ट अवेटेड का आएगा और एक अपीयरिंग का आएगा, तो वहाँ पर क्लिक करना और उसके साथ में उसका प्रूफ अपलोड कर देना, तो फिर आपको वो शामिल कर लेंगे और आपका फॉर्म भी है वो भरा जाएगा, ठीक है ना। तो जो मेन समस्याएं आ रही थी इसकी, कौन कौन तो इसमें फॉर्म भर सकता है, एक तो इस बात को लेकर के, और फॉर्म में जो तकनीकी जो समस्याएं आ रही थी उनको लेकर के। तो समस्या ये आ रही थी, ये वाली स्टूडेंट का फॉर्म है वो भरा नहीं जा रहा था। तो एक बार सरल शब्दों में और बता देता हूँ मैं, जब आप फॉर्म में अप्लाई करने जाओगे तो उनके पास में बैठना ही मित्र वाले के पास में, और फिर वहाँ पर आप उनको समझाना कि इस हिसाब से आप हमारा फॉर्म भर सकते हो। वहाँ पर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वहाँ पर आप अपीयरिंग दिखा देना, और उसके नीचे की साइड में जो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप वो जो अपना फॉर्म भरा हुआ है उससे रिलेटेड वो फॉर्म अप्लाई कर देना, अपलोड कर देना उसमें, ताकि आपका फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे CSIR नेट वाले, ठीक है, जिनका अभी हाल ही में MSc हुआ है और यह होने वाला है, तो वो वहाँ पर नेट वाला कैसे दिखाई प्रूफ के रूप में, क्योंकि अभी तो उनके तो वो फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपना एक शपथ पत्र दे सकते हैं, शपथ पत्र में इस चीज़ का जिक्र कर सकते हैं, खुद का नाम, पिताजी का नाम वगैरह, और उसमें ये कि मैं घोषणा करता हूँ कि इसमें इतनी तारीख तक जो एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम से पहले तक मैं अपनी डिग्री अगर आ जाती है मेरे पास तो मैं इसमें योग्य और एलिजिबल माना जाऊँगा, अगर मेरी डिग्री अगर नहीं आती है तो फिर मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दे, ऐसा ऐसे करके आप शपथ पत्र भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हो, तो भी वो आपको एलिजिबल या आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया है ना उसमें मेल दे रखा है, तो या तो आप उनको मेल करके वो सूचना मांग सकते हो, या फिर वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर,
टेक्निकल टीम के, तो उनसे भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आलोक राज सर इसमें ट्विटर पर रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप उनको ट्वीट करके इससे संबंधित जो भी जानकारी समस्या आ रही है वो का जिक्र उनके साथ में कर सकते हो, और वहाँ पर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन फॉर्म भरने की जो समस्या आ रही थी वो मैंने बता भी दिया आपको, और अपीयरिंग वाला इसमें एलिजिबल है, मैं और कंफर्म कर देता हूँ। चाहे आपका एमए फाइनल ईयर है, चल रहा है, आपका फॉर्म भरा हुआ है ना एडमिशन का, तो वो आप इसमें सबमिट कर दो, आप एलिजिबल माने जाओगे। आपका नेट नहीं है, एमए क्लियर है, तो भी आप इसमें एलिजिबल माना जाओगे, क्योंकि आपने नेट के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसका फॉर्म वहाँ पर अपलोड कर देना अपीयरिंग करके, ठीक है ना। तो ये जो समस्या आ रही थी फॉर्म भरने से संबंधित, वो अपन ने यहाँ पर जिक्र कर ली है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को ये सेशन देखने के बाद में अगर समस्या आती है फॉर्म भरने में, तो मैसेज कर देना, और बाकी हमारी जो टीम है उसके हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, तो वहाँ पर वो कांटेक्ट कर सकता है, और जितनी हमारे से मदद होगी हम हमारी ओर से करेंगे, हमारी टीम की ओर से करेंगे। बाकी आप जो मैंने बताया है कि मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उन्होंने, हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब बच्चा कह रहे थे कि सर इससे संबंधित थोड़ी संपूर्ण जानकारी भी हमें अवेलेबल करवाओ, तो जल्दी ही इसकी जो नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इतना बड़ा 137-38 पेज का नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें बच्चों को ध्यान में रखनी है, उस पर जब भी समय मिलेगा, 1-2 दिन में या कल ही समय मिलेगा, तो वहाँ पर एक सेशन ले लेंगे। उस सेशन के माध्यम से सारा जो नोटिफिकेशन है मोटा मोटा उसका जिक्र कर लेंगे कि एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितनी सैलरी रहेगी, कितनी उम्र तक इसमें नौकरी कर सकते हैं, न्यूनतम उम्र क्या रहेगी इसमें बढ़ने की, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पर जिक्र कर लेंगे। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस हिसाब का पेपर आएगा, सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। और स्पेशली जो भूगोल के विद्यार्थी है उनके लिए हम इससे संबंधित प्रोग्राम भी चलाएंगे, अब कुछ समय बाद में ही शुरू करेंगे। तो भूगोल के विद्यार्थी तो निश्चिंत रहे कि इसमें आराम से हम उनकी काफ़ी हेल्प करेंगे परीक्षा से संबंधित कंटेंट देने के लिए। उसके अलावा जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसमें जो पोस्टें आई है, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने लिखा है साफ साफ क्लियर, क्योंकि या तो सीटों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है, कमी भी की जा सकती है। तो स्टूडेंट कह रहे थे सर बढ़ने की क्या संभावना है। तो देखो इसमें जो राजशेष वाली जो कॉलेजें हैं, जो राजशेष की कॉलेजें हैं 376 कॉलेज है टोटल, उनमें उन्होंने जब पोस्टें स्वीकृत करी थी ऑल सब्जेक्ट की, तो 5299 पोस्टें स्वीकृत करी थी, और अब की बार उन्होंने जो भर्ती निकाली है वो निकाली है 3540 पदों पर। तो इतने पद और भी खाली हैं, तो वो चाहते हैं तो अगर भर्ती सही ढंग से और बिना अड़चन के अगर ये होती है तो इसमें पदों की वृद्धि भी हो सकती है। उनको लगता है कि कमी करनी है तो वो कमी भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़ने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि टोटल जो स्वीकृत पद है वो 5299 है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारे को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो आप सब लोग भी समझदार हैं, अगर बेरोजगार हो आपकी जॉब नहीं है तो कैसी भी नौकरी मिले, क्योंकि देखो ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, जिनकी जॉब नहीं है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट के लिए तो ठीक ही है ना ये, कि वो अपना सब्जेक्ट एक एग्जाम पास में होता है तो अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, एक टारगेट मिलेगा उनको, तो आराम से वो अपना सब्जेक्ट पढ़ते जारी रखेंगे। तो कोई बात नहीं, एक बार इसमें आप अटक जाओ, ले लो जॉब, ताकि कुछ तो रिलैक्स मिलेगा आपको कि हाँ एक चलो अस्थायी सही लेकिन 5 साल के लिए तो जॉब आ गई। उसके बाद में आप ट्राई करते रहो, क्योंकि एकेडमिक सेशन में जा रहे हो आप, अच्छी कॉलेजें अगर आपको मिलती है तो वहाँ पर पढ़ाई का माहौल रहेगा, तो आराम से आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाओ, अगर पढ़ते रहना आराम से, कोई समस्या नहीं है वहाँ पर। इन फ्यूचर आप स्कूल लेक्चर दो, कोई गवर्नमेंट दूसरी का एग्जाम है वहाँ पर दो, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा ठीक ही है, ठीक है। अब कई कहेंगे कि सर आपने तो इसके पक्ष में कर दिया, इसको रद्द होना चाहिए, तो ये देखो सरकार के लेवल की बातें हैं, ठीक है ना। अगर आप सारे बच्चे इकट्ठे होकर के मिलते हो तो कोई अलग परिणाम निकल जाए, मेरे कहने से कोई ज़्यादा प्रभाव फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार इसमें अप्लाई कर दो आप, और अप्लाई कर दोगे तो सब्जेक्ट कंटिन्यू एग्जाम रहेगा तो पढ़ते रहोगे, थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा आपको। ऐसे तो क्या होता है हमारे पास जब कोई नेक्स्ट टारगेट नहीं होता तो हम ठंडे होकर के बैठ जाते हैं, कम समय निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए। इससे अगर हम सामने बढ़ती रहेगी तो आराम से कंटिन्यू अपनी पढ़ाई है वो जारी रख सकेंगे, ठीक है ना। तो बाकी और जो भी सेशन पे बातें करेंगे, इस पर एक बड़ा सा सेशन ले लूँगा जिसमें हम सारी चीज़ों पर जिक्र कर लेंगे, इस भर्ती को लेकर के किस हिसाब से एग्ज़ाम होगा, सारी जो इसमें नॉर्म्स नियमावली है सारी पर जिक्र कर लेंगे। लेकिन अभी पहले ये ज़रूरी था क्योंकि फॉर्म भरने में समस्या आ रही थी, तो अब मेरे हिसाब से बच्चों को मोटा मोटा पता चल भी गया है, फिर भी कोई समस्या रही तो
इसमें डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे वहाँ पर टीम की, तो वहाँ पर आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके साथ में ही इस वीडियो के जो मैसेज बॉक्स है या चैट बॉक्स है वहाँ भी आप मैसेज लिख दो, वहाँ पर टीम की ओर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो फोरम में समस्याएं आ रही थी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये 2 मुख्य पर्सन आए थे मेरे पास। पर्सन को कह दो, बच्चों की क्वेरी आ रही थी, बार बार वो व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज कर रही थी, तो सोचा इस पर सेशन लेकर के ही बच्चों को आराम से समझा दिया जाए। ठीक है ना, और बढ़िया। अब स्कूल लेक्चरर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार ये फॉर्म भर दो, बस इतना ही काम है, बाकी कंटिन्यू अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखो। और लास्ट का समय होता है कि थोड़ी घबराहटी होती है, बच्चे थोड़े से शांत नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा खुद को एकदम बिल्कुल शांत रहते हुए अपनी जो चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो अंत समय में डाटा पढ़ रहे हो आप, चाहे जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हो वो पढ़ रहे हो, तो आराम से शांति से रिवीजन करो, बिना घबराए हुए। आराम से आपका पेपर अच्छा होगा, ऐसे हमारे को आशा है। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।